नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं, अपना हालचाल आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है, हाथ जोड़कर आप लोगों का नमन है और आप लोग सभी बच्चे एकदम रेडी होंगे क्लास को करने के लिए। तो आइए आपकी इस क्लास को कर दिया जाए शुरू, है ना भाई। आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हड्डियां चल रहा था, यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। बस इसमें हम लोगों को आज करनी है आप लोगों की एक गिडल, यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपके शरीर में दो गिडल होती हैं, दो मेखलाएं होती हैं आपके शरीर में। आपने बात करी थी गिडल्स की, हमने कल की क्लास में बात करी थी मेखलाओं की। तो आपके शरीर में जो मेखलाएं होती हैं ये कितनी है, आपने बात करी मैम कल कि दो होती हैं हमारे पास मेखलाएं, जिसमें से हमने आप लोगों को कल की क्लास में जो पेक्टोरल गिडल थी, पेक्टोरल गिडल जो होती है ना, जिसको आप लोग पेक्टोरल गिडल के नाम से जानते थे, ये कर ली थी। पेक्टोरल गिडल जिसको कहते हैं अंश मेखला, तो अंश मेखला तो हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली थी बेटा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, श्रोणी मेखला की। तो आपके शरीर के अंदर जो दूसरी गिडल होती है ये होती है पेल्विक गिडल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेल्विक गिडल की, जिसको कहते हैं श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला से भी आपको बहुत कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं बनते, बट आपको पूछ ले तो आप बता पाए कि क्या होती है भाई श्रोणी मेखला। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों की बात चलेगी श्रोणी मेखला के साथ। राधे राधे सभी को, सभी बच्चों को नमस्कार और सभी प्यारे बच्चे जो है एकदम बढ़िया हैं। टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या हुआ बेटा, टेम्पोरल जो है ये आप लोगों की आपका मस्तिष्क से संबंधित एक पार्ट होता है टेम्पोरल। ठीक है, लोब, तो ये लोब है, जब आप मस्तिष्क पढ़ते हैं तो तब इसका जिक्र आपके सामने आता है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं पेल्विक गिडल को। मैंने आपको कहा था पेक्टोरल गिडल जो है ये आपके कंधे में होती है, ये आप लोगों के कहां होती है बच्चा, शोल्डर में होती है, आपके कंधे के अंदर ये होती है। आपने कल की क्लास में लिख लिया था ये पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि मैम ये कहां होती है, तो इसको कहते हैं कूल्हे की मेखला। इसको कहा जाता है कूल्हे की मेखला। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कूल्हे की मेखला कहते हैं इसको। तो कभी भी आपको पूछे कि हमारे पास जो कूल्हा है, कूल्हे की मेखला किसको कहते हैं, तो श्रोणी मेखला को। इसको कहा जाता है हिप गिडल, इसको हम लोग कहते हैं हिप गिडल, यानी कि ये तुम्हारे कूल्हे की मेखला है। अब मैम ये हमारे कूल्हे की मेखला है, तो इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग जुड़ा हुआ है बताओ, इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग जुड़ा हुआ है। तो आपने कल पढ़ा था कि शोल्डर गिडल आपके कंधों पे है, और कंधों पे है तो प्यारे बच्चों यहाँ तुम्हारे हाथ जुड़े हुए हैं, है ना भाई। यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पर तुम्हारे हाथ होते हैं, तुम्हारे यहाँ पर हैंड्स हैं। लेकिन अगर आप कूल्हे की मेखला की बात करते हो, अगर आप लोग बात करते हैं अपने हिप रीजन की, तो यहाँ से आपके पैर जुड़े हुए होते हैं, यहाँ से आप लोगों के जो लेग होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो कौन सी मेखला है जहां तुम्हारे पैर जुड़े हैं, या हमारे पैर किस मेखला से संबंधित है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि हमारे जो पैर होते हैं वो हमारी कौन सी मेखला से जुड़े होते हैं, पेल्विक गिडल से जुड़े होते हैं, श्रोणी मेखला से। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पेपर में यहाँ से पूछी जाती हैं। ये आपकी पेक्टोरल गिडल है, ये आप लोगों की कंधे वाली मेखला है। मैंने कहा था कि जब कोई सुकड़ी सा इंसान होता है तो भैया उसकी ये पीछे वाली हड्डी वो आपको दिखती है यहाँ पर, ऐसे ऐसे जब हाथ हिलाते हैं यहाँ पर दिखती है। और ये वाली थी क्लेविकल, जो कि आप लोगों की क्या थी, सुंदरता की हड्डी, सुंदर बनाने वाली हड्डी ऐसे। तो एक इधर से आती है क्लेविकल, एक इधर से आती है, और एक आपकी स्कैपुला इधर है, एक इधर है। और मैम जो हमारी पेल्विक ये होती है हमारी पेल्विक गिडल, ये कैसी होती है, तो ये तुम्हारी पेल्विक गिडल है। तो ये है तुम लोगों की श्रोणी मेखला। ये किसकी फोटो है प्यारे बच्चे, ये है श्रोणी मेखला की फोटो। ये है तुम लोगों की श्रोणी मेखला, यानी कि पेल्विक गिडल। मैम पेल्विक गिडल जो होती है ये कहां पर होती है, तो मैंने अभी कहा ये कूल्हों में है। तो ये जो तुम्हें हड्डी दिख रही है ये पेल्विक गिडल की हड्डियां हैं जो तुम्हें नजर आ रही हैं, ये तुम्हारी पेल्विक गिडल की हड्डियां हैं जो तुम्हें इस तरीके से नजर आ रही है बेटा। ठीक है, ऐसे करके आपको चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम पेल्विक गिडल की बात करते हैं, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी ये जो पेक्टोरल गिडल है, अंश मेखला है, इसमें कितनी हड्डी थी प्यारे बच्चे, आपने पढ़ा था कि अंश मेखला के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है आप लोगों की 4। कहने को टोटल 4 है ना, कहने को टोटल 4 है, लेकिन थी दो ही। कौन कौन सी, एक तो ये थी क्लेविकल और एक ये थी स्कैपुला। भाई नाम तो दो ही आपको याद करने हैं हड्डियों के, स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल कितनी थी संख्या में 2, स्कैपुला कितनी थी संख्या में 2, तो 2 और 2 कितनी हो जाती है 4। तो अंश मेखला में कुल हड्डी कितनी हो गई, 4। सॉरी भाई, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो आपने बताया कि मैम हमारी जो पेक्टोरल गिडल थी, हमारी जो अंश मेखला थी मैडम, इसमें आपने हमें कल 2 हड्डियां बताई थी या नहीं, सबको बताई थी 2 हड्डियां। एक तो क्लेविकल आपको बताया था जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हो, जिसको कॉलर बोन भी कहते हो, है ना, और एक बताई थी स्कैपुला, ये वाली जो दिख रही है स्कैपुला है। तो मैम क्लेविकल कितनी है हमारे पास, 2 होती है, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी, 2 हो गई क्लेविकल। मैम स्कैपुला कितनी है, ये भी 2 होती है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 हो गई। तो कुल मिलाकर अंश मेखला में कितनी हड्डियां हो गई, 4 हो गई, 2 और 2 4। ठीक है, वैसे ही आपको पूछेगा कि आपकी ये जो श्रोणी मेखला होती है, एक बच्चा कह रहा है मैम कूल्हे क्या होता है, भैया कूल्हा ये है जहां तुम्हारे पैर जुड़े हुए हैं, तुम्हारे पैर जहां तुम बेल्ट लगाते हो ना, पैंट में बेल्ट बांधते हो, तो जो बेल्ट जहां पर आप लोग बांधते हो इससे नीचे जो एरिया होता है ये आप लोगों का कूल्हा ही होता है, और इस कूल्हे में पाई जाती है आपकी श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप जब नेट पर सर्च करोगे तो आपको 3 मिलेगा, लेकिन आपको याद रखनी है यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं। आपको याद रखनी है श्रोणी मेखला में होती हैं 2 हड्डियां, जो आपको पेपर में बहुत कम पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 हड्डियां हो जाती हैं। मैम कौन कौन सी हड्डियां हैं जो आपकी श्रोणी मेखला से संबंधित है, क्या इनके नाम भी आ सकते हैं, अभी तक तो नहीं आए, आगे आ जाए तो कह नहीं सकते, तो लिख लेते हैं दोनों नाम। एक तो आप लोग बताकर चलते हो इलियम नाम की हड्डी होती है, इलियम। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि इलियम कहाँ की हड्डी है, तो आप कहना श्रोणी मेखला की। इलियम कहाँ की हड्डी है, श्रोणी मेखला की। और दूसरी होती है इस्कमस। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है आप लोग बताकर चलते हो, इस्कमस या इस्कियम, इसको आप लोग बोल देते हो। ठीक है, इस्कियम जो होती है ये कहाँ की हड्डी है, तो आप कहोगे ये भी इस्कियम। ये भी कहाँ की हड्डी होती है, श्रोणी मेखला की। तो ये दोनों हड्डियां आपकी श्रोणी मेखला की हैं, इलियम और इस्कियम। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इलियम और इस्कियम कहाँ की हड्डियां हैं, तो कहोगे श्रोणी मेखला की। तो श्रोणी मेखला में कुल आपको बतानी है 2 हड्डियां होती हैं, और अंश मेखला में आपने टोटल कुल संख्या जो बता दी वो आपने 4 बता दी। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि अंश मेखला में कुल हड्डियां 4, तो टोटल जो मेखलाएं हैं इनमें आपकी हड्डियां बन जाती हैं प्यारे बच्चे। मैम कल संडे है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें जैसे कल संडे है भाई, ये कैसा प्रश्न था कि मैम कल संडे है क्या, बिल्कुल भी कल संडे नहीं है, कल आपको पता है थर्सडे है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करेंगे, है ना बेटा। हाँ जी, तो ऐसे आपको चीजें करनी है ना। ड्राइवर में भी आप लोगों को सेम ही जो बायो है वो पूछी जाती है।
अब आप लोगों ने आपके शरीर का जो कंकाल तंत्र था उनको कर लिया कंप्लीट। कौन सी हड्डी छोटी, कौन सी हड्डी बड़ी, कौन सी हड्डी पतली, कौन सी हड्डी चमकीली, कौन सी हड्डी लंबी, कौन सी हड्डी कमजोर, कौन सी हड्डी मजबूत, ये आपने सब पढ़ लिया है ना। अब बारी आती है आपके शरीर के अंदर आने वाले आपके मस्क्यूलर सिस्टम की, आपके पेशी तंत्र की। तो एक छोटा सा चुन्नुक सा सिस्टम है पेशी तंत्र, चलो इसको भी करते हैं। तो भाई अब चलते हैं हम आप लोगों के मस्क्यूलर सिस्टम की ओर। अब बढ़ेंगे आप लोगों का जो मस्क्यूलर सिस्टम है इसकी तरफ, पेशी तंत्र। पेशी तंत्र, ठीक है। आप लोगों का जो शरीर है, आपके शरीर के अंदर आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों पर चढ़ा हुआ है मांस। आप सभी जानते हो ना, आपकी हड्डियों पर क्या है प्यारे बच्चे, मांस चढ़ा हुआ है ना। जैसे देखना, ये है एक हड्डी, ये है भाई एक हड्डी, ऐसे बना देते हैं हम, जैसे टॉम खाता है हड्डी, टॉम एंड जेरी वाले उसमें देखते हो तुम, टॉम एक डॉगी है, ये एक हड्डी है भाई, है ना। अब इस हड्डी के चारों तरफ होता है मांस। जब हम मटन चिकन खाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं खाते, कुछ होंगे जो खाते हैं, जब हम चिकन को खाते हैं, मटन को, तो ऐसे हड्डी को जब आप तोड़ते हो तो उससे मांस निकलता है, मांस। ये मांस जो है यही आप लोगों की मसल्स, तो इसके चारों, इसके ऊपर की तरफ आपको कोटिंग दिखती है आपकी मसल्स की, ऐसे ऐसे करके। तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, आपकी हड्डियों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है पेशी ऊतक, आपकी हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं आपकी पेशियां, यानी कि आपकी मसल। तो आ जाओ बात करते हैं कि मैम मांसपेशियां क्या होती हैं, हमारी पेशी क्या होती है, ठीक है। तो जब आप लोग बात करते हो अपनी हड्डी के बारे में, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में ये जो हड्डियां होती हैं, भाई साहब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते, पर चलो कोई बात नहीं, बैठे रहो यहीं। तो बात करते हैं हम लोग कि अब आप लोगों की जो मांसपेशियां होती हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। पेपर में प्रश्न आएगा कि पेशी का अध्ययन या पेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फटाफट सारे बच्चे बताओ, आप लोगों को कभी भी पूछता है स्टडी ऑफ मसल्स क्या होती है। जब आप आपके शरीर के अंदर जो मसल्स हैं इनके बारे में पढ़ते हो, इनका अध्ययन करते हो, तो इसको कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, मायोलॉजी। तो मायोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप कहते हो मायोलॉजी होता है आपकी मांसपेशियों का अध्ययन। बेटा बायोलॉजी में मायो कभी भी, मायो शब्द कहीं भी लिखा मिले, मायो, मायो का मतलब ही होता है मसल। तो मायो का मतलब होता है आप लोगों का मांसपेशियों का अध्ययन। तो मायो मतलब मसल और लॉजी मतलब अध्ययन। तो मांसपेशियों अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, मायोलॉजी। समझ में आई ना बात। अब मेरा आप सभी बच्चों से प्रश्न है कि मैडम जी अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है जल्दी बताओ। अस्थियों का अध्ययन, सबसे कमजोर हड्डी आपकी स्टेपीज ही मानी जाती है बेटा। आपका कान है ना, कान के अंदर सबसे चुन्नू हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। जो छोटा है वो कमजोर भी है, तो सबसे छोटी हड्डी यही है, सबसे कमजोर हड्डी भी यही है, स्टेपीज। ठीक है क्लियर। तो आप लोग बताते हो कि आपकी हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, तो आप लोग बताते हो अच्छा देखो भैया हड्डियों का अध्ययन आ रहा है, मायोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। मायोलॉजी जो होता है प्यारे बच्चे आपका पेशियों का अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी होता है आपकी हड्डियों का अध्ययन। कई बच्चे तो बोन मैरो कर रहे हैं, बेटा हड्डियों का अध्ययन बताया तो था, हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। कहीं भी ऑस्टियो शब्द मिले समझ जाना हड्डी के बारे में बात हो रही है, कहीं भी कार्डियो शब्द मिले समझ जाना दिल के बारे में बात हो रही है, कहीं भी मायो शब्द मिले समझ जाना मांसपेशियों के बारे में बात हो रही है। तो आपकी मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, ये इनके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें कौन सी प्रोटीन होती है। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि आपके शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं इनके अंदर दो प्रोटीन होती हैं, एक तो होती है एक्टिन प्यारे बच्चे और एक होती है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, देखो आ गया ना, मायो मायोसिन, मायो मतलब मसल। तो आपकी मांसपेशियों में दो प्रोटीन भरी हुई है कूट कर। आपकी बॉडी में ये जो मांस है ना, इस मांस में कूट कर दो प्रोटीन भरी हुई है, कौन कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। तो आपको पेपर में पूछता है कि हमारी मांसपेशियां जो होती हैं इनमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप कहते हो एक्टिन होती है और आप कहते हो मायोसिन होती है। तो एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन पाई जाती हैं आप लोगों की मांसपेशियों के अंदर। क्लियर। अब मेरा प्रश्न आपसे ये भी है साथ साथ में, भाई जो पढ़ा दिया उसमें से कुछ भी पूछ सकती हूँ। अब मेरा प्रश्न ये भी है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन थी, सारे बच्चे कमेंट में लिखो हड्डियों में कौन सी प्रोटीन थी। मैंने आपको पढ़ाया था मैम हार्ट भी तो पेशी तंत्र है, बिल्कुल पूरा हार्ट जो है वो मांसपेशियों से बना है, आपका दिल भी पूरा मांसपेशियों से बना है, दिल में कोई हड्डी नहीं है, दिल में सारा मांस ही मांस है। तो दिल भी किससे बना है, आपकी मसल से बना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हड्डियों के अंदर कौन सी आप लोगों की प्रोटीन पाई जाती थी। भाई आपने प्रोटीन मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है, तो आपने लिखा एक्टिन और मायोसिन होता है। आपकी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ओसिन 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 ओसिन, बिल्कुल सही बात। तो आपकी हड्डियों में थी ओसिन प्रोटीन, बिल्कुल सही बात। आज आगे बात करते हैं मैम ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हमारी हड्डियों में क्या करती हैं। तो बेटा आपकी हड्डियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी हड्डियों में क्या करती हैं, संकुचन करती हैं, संकुचन करती हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आपकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं आप लोगों की मसल्स के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर संकुचन करने का काम होता है एक्टिन और मायोसिन का। मैम संकुचन कैसे, देखो जब आप बैठते हो ऐसे नीचे बैठोगे तो आपकी मांसपेशियां खिंचेंगी, उनमें खिंचाव पैदा होगा, तभी आपके पैर मुड़ेंगे, तभी आप नीचे बैठोगे, है ना। जब आप उठकर चलोगे एकदम से, जब आप उठकर चलते हो तो आपकी मांसपेशियां फिर खिंचेंगी, फिर आप खड़े होगे, फिर आप उठकर चलोगे, है ना। जैसे मैं अभी ऐसे हाथ ऊपर कर रही हूँ तो मेरी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो रहा है। क्या पता जब तुम स्कूल में थे तो स्कूल में तुम्हें जब तुम चैप्टर लर्न करके नहीं ले जाते थे तो मैम हाथ ऊपर करने की सजा देती थी, ऐसे मैम कहती थी हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो थोड़ी देर में तुम्हारे हाथों में दर्द होने लग जाता था। क्यों नहीं रह सकते तुम ऐसे, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि मसल्स खिंच रही हैं, और मसल्स खिंच रही है तो हाथों में दर्द हो रहा है, और तभी तुम रोने लगते थे मैम आज छोड़ दो, मैम आज छोड़ दो, कल को याद कर लाएंगे, आज मैडम जी आज छोड़ दो, कल को याद कर लाएंगे। तो तुम्हारी मैम कहती थी अच्छा कल याद कर लाना, चलो बैठो अपनी सीट पर। तो सीट पर जैसे बैठते थे बड़ा आराम मिलता था, जान छुट्टी 16 हो पाए। तो भैया आप लोगों की जो मांसपेशियां इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपकी मसल्स खींचती हैं, जैसे जैसे जो आप एक्टिविटी करते हो आपकी मसल्स में खिंचाव पैदा होता है। तो ये खिंचाव किसकी वजह से है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। तो एक्टिन और मायोसिन जो होती हैं ये आप लोगों के शरीर में मांसपेशियों में संकुचन करती है, मांसपेशियों में खिंचाव करती है। समझ में आ गई बात, है ना। मुर्गा भी बनाती थी, बिल्कुल थोड़ी देर मुर्गा बनते थे और फिर अगले दिन मुर्गा ही बनाने जाता था हमारे घर, अगले दिन उठा नहीं जाता था, है ना, ऐसा होता था हमारे साथ। तो आपकी मांसपेशियों में मसल्स में जो खिंचाव पैदा आता है वो इन्हीं की वजह से आता है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, मुझे पता है, मैं भी उन्हीं शरारती बच्चों में रही हूँ कि कल को याद कर लाऊंगी, आज छोड़ दो। तो भैया ये होता था हमारे साथ भी। ठीक है, तो बच्चे
तुम्हें ना पूरी क्लास में, अगर पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 80 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कल को याद कर लेंगे, आज छोड़ दो। बस 20 बच्चे ऐसे होंगे जो फटाफट मैडम को फटाफट याद करके सुनाते हैं, और वो 20 भी थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो हम तो उन 80 में से थे, कल को याद कर लेंगे, आज छोड़ दो। तो भारी प्यारे बच्चों, आ जाओ, हम आगे बात करते हैं कि आपकी जो मांसपेशियां होती हैं इनका रंग कैसा होता है। आपको कभी भी पूछे कि आपकी पेशी का रंग कैसा होता है, पेशी का रंग, तो प्यारे साथी जब आप लोगों को पूछता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, मसल्स का कलर कैसा होता है, मसल्स कलर, भाई आप लोगों के शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं इनका जो रंग होता है वो होता है लाल। कैसी होती है तुम्हारी मांसपेशियां? लाल, ठीक है, रेड कलर की होती है। लाल रंग रक्त का, लाल रंग प्यार का, लाल रंग लहू का, तो भैया लाल रंग है तुम्हारी मांसपेशियों का भी, है ना। मांसपेशियों में खिंचाव होता है बेटा, उस वजह से आपको दर्द होता है, उस वजह से हमें दर्द होता है बेटा। मैम आवाज सही नहीं आ रही, क्या दिक्कत हो रही है भैया आवाज में? अच्छा जी, गौरव शर्मा जी, प्यारे बच्चे शुक्रिया। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बताओ मनीषा? आवाज में मेरे ख्याल से सही चल रही है, नेट खत्म हो गया तो चार्ज कर लो, रिचार्ज करो, भी तो क्लास आपकी बची होगी। तो भाई आप लोगों की वो 20% गर्ल होती है, बट मैं उन गर्ल से नहीं थी, मैं तो उन 80% शरारती बच्चों में थी जो नहीं याद करके जाते थे, नए नए बहाने मेरे बनते थे। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम आपकी मांसपेशियों का जो कलर था वो लाल होता है, और लाल कलर की जब आपकी मांसपेशी है तो ऐसा लाल कलर क्यों होता है, यानी आपकी मांसपेशियों में कौन सा पिगमेंट होता है जो आपकी मांसपेशियों को लाल रंग देता है। जैसे आपने पढ़ा था आपका ब्लड, आपने पढ़ा था कि आपके ब्लड का कलर भी लाल था, आपके ब्लड के लाल रंग का कारण क्या था? हेमोग्लोबिन। आपने पढ़ा था कि आपकी आरबीसी में हेमोग्लोबिन वर्णक था जिसकी वजह से आपके रक्त का रंग लाल होता था। लेकिन आपकी मांसपेशियां भी लाल रंग की होती हैं, इनके अंदर लाल रंग किसके कारण होता है? तो एक वर्णक के कारण होता है, इस वर्णक का नाम होता है मायोग्लोबिन, इस वर्णक का नाम होता है मायोग्लोबिन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपकी मांसपेशियों में कौन सा वर्णक होता है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि आपकी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है। मायोग्लोबिन वर्णक के कारण जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो मैंने अभी भी क्या सिखाया था आपको कि कहीं भी मायो शब्द देखने को मिले इसका मतलब होगा मांसपेशी, और मायोग्लोबिन मतलब मांसपेशी के अंदर पाया जाने वाला वर्णक जिसके कारण आपकी मांसपेशियों का रंग लाल होता है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि मैम हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या क्या होती है, हमारे शरीर में मांसपेशियां कितनी है। तो आपने पढ़ा था कि आपके शरीर में हड्डियां होती हैं 206, लेकिन अब आप पढ़ोगे कि आपके शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या है वो कितनी होती है। अब आपने हड्डियों की संख्या भी कई पढ़ी थी कि भाई नवजात बच्चे में 300 हड्डियां थी, बच्चों के अंदर जो थी हड्डियां वो 270 से 280 थी, और आपके अंदर 206 है वयस्कों में। वैसे ही मांसपेशियों से भी प्रश्न आ सकता है कि जब आप लोगों को पूछे कि बच्चों में या नवजात में, या सीधा पूछेगा बच्चों की बात कर ले या नवजात की बात कर ले, तो आपको पूछ रहा है कि बताओ पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 700 होती है। ठीक है, चाहे बच्चा करके पूछे आप लोगों से, चाहे आप लोगों से न्यूबॉर्न करके पूछे, आपको बताना है कि बच्चों में या न्यूबॉर्न में जो पेशी की संख्या होती है वो 700 होती है, 700 होती है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। मैम दूसरा पॉइंट हमसे पूछ ले कि जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, 18 के पार जो होते हैं, जैसे तुम सारे के सारे एडल्ट हो, तो तुम में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 639। तो आपके शरीर के अंदर जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है बेटा। समझ में आ गई मैडम जी में? अच्छा ऐसा तो ना हो अमरदीप जी, ठीक है, आ जाओ बेटा आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये मांसपेशियां क्या काम करती हैं। आपकी जो शरीर में मांसपेशियां हैं बच्चा बताओ ये क्या काम कर रही हैं। तो अब आ जाओ बात करते हैं पेशी के कार्य की, कि जो पेशी होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। पेशी के कार्य, आपकी जो मसल्स है इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मसल्स की, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मसल्स की अब हम लोग बात करते हैं। पेशी के कार्यों की अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथी आपके शरीर के अंदर जो आपकी मांसपेशियां होती हैं इनके जब कार्यों की बात करते हैं तो एक तो काम मैंने अभी आपको बताया था। क्या काम बताया था, बताना जल्दी। देख लो भैया, ये फोटो देखो, ये फोटो, ये हड्डी है, हड्डी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है आपकी मांसपेशियां। हड्डी के ऊपर जैसे आप लोग रजाई ओढ़कर सो जाते हो तो आपको ठंड से बचाती है रजाई, वैसे ही आपकी हड्डियां मांसपेशी को ओढ़कर रहती हैं हमेशा। तो आपकी हड्डियों को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, आपकी मांसपेशियां। तो मांसपेशियों का क्या काम हो जाता है, एक कि हड्डियों को सुरक्षा देती है हमारी मांसपेशियां। तो इनका पहला काम हो गया हड्डियों को सुरक्षा देना, ठीक है, हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करना। तो आपकी हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं ये, क्लियर। तो एक काम तो ये हो गया भाई आपकी मांसपेशियों का, हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करना। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आपकी जो मसल्स होती हैं आपकी हड्डियों को प्रोटेक्शन देती हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बोन्स, आपकी हड्डियों को सुरक्षा देती हैं आप लोगों की जो मांसपेशियां होती हैं। मैम दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम है शरीर के अंदर शरीर को लचीलापन देना। भाई आपके शरीर में जो लचीलापन आ रहा है वो आपकी मसल्स के कारण ही है ना। जब हम योगा करते हैं इधर कभी उधर, तो जब एक छोटा बच्चा होता है तुमने देखा कितना फ्लेक्सिबल होता है वो, जब उसको मम्मी एक्सरसाइज कराती है हाथ से हाथ मिला देती है ना, पैर से ऐसे पैर मिला देती है, बड़ा खुश होता है वो, खिलखिलाकर हंसता है। तो उस बच्चे की जो मसल्स है उनकी संख्या ज्यादा है, तो मसल्स फ्लेक्सिबल ज्यादा है, इसीलिए बच्चों के अंदर गतिशीलता फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। आपको कोई बोले कि आपको कौन फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी मसल्स। जब आप एक एक्सरसाइज होती है ऐसे बैठ के सीधा आपके पैरों को ऐसे छूना, तो ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। पहले मैं कर लेती थी, अब नहीं कर पाती। तो जब आप ऐसे करते हो तो खिंचाव सा पैदा होता है, तो वो खिंचाव आपकी मसल्स में ही होता है। तो मसल्स जो होती हैं आपको गतिशील बनाती हैं, ठीक है, गतिशीलता प्रदान करती हैं, गतिशीलता प्रदान करना। तो मसल्स का काम ये भी होता है गतिशीलता प्रदान करना, है ना। ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने का जो काम होता है वो किसका, ये काम किसका होता है, तो आप लोग बताओगे आपकी मसल्स का होता है। तो मसल्स ही हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और यानी कि गतिशीलता देती है। बिल्कुल ना, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके शरीर के अंदर जो आप लोगों की मसल्स होती हैं, जो आप लोगों की मांसपेशी होती है, सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है और सबसे छोटी मसल कौन सी होती है। तो आइए बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी पेशी, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है। तो आप लोग बताएंगे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी या सबसे लंबी मांसपेशी। आपको पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी या सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पूछेगा लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि शरीर की जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है ना वो होती है सार्टोरियस। क्या होती है बेटा, सार्टोरियस। सार्टोरियस मैम कहाँ होती है, सार्टोरियस। तो मुझे बताओ सार्टोरियस कहाँ होती है। आप बताते हैं कि सार्टोरियस हमारी जांघ में होती है बेटा। कहाँ होती है, आपकी जांघ में होती है, आपकी थाइज में, जहां पर
जहां पर आप लोगों की सबसे लंबी क्या थी प्यारे बच्चे, हड्डी थी। सबसे लंबी हड्डी कहां थी, जांग में थी, फीमर। उस फीमर को इस चारों तरफ से ढके रहती है ये मसल आपकी। तो जहां सबसे लंबी हड्डी, उसी हड्डी के ऊपर चढ़ रही होगी सबसे बड़ी मांसपेशी। तो आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी थी फीमर, जो कि जांग में थी, और वहीं पर सबसे लंबी हड्डी होती है आप लोगों की क्या, सार्टोरियस। अब कई बार क्या होता है, सार्टोरियस की जगह एक और ऑप्शन आ जाता है आप लोगों को, सार्टोरियस ना देकर एक और ऑप्शन दे देता है पेपर में। सबसे लंबी पेशी की जब बात होती है तो आपको सार्टोरियस दे देता है प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो आप बताते हो सार्टोरियस। बट कई बार सार्टोरियस को नहीं मानता, फिर आपको दी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। नाम तो तुमने सुना होगा, है ना। फिर आप लोग बताकर चलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस। तो फिर आप लोग बताते हो ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। तो आप लोगों को फिर ग्लूटस मैक्सिमस बताकर चलनी है। तो कई बार ऐसा भी होता है आपको पेपर में कि सबसे लंबी पेशी पूछ लेता है और वहां पर सार्टोरियस ऑप्शन में नहीं होता, तो आप बताते हो ग्लूटस मैक्सिमस। अच्छा मैम दोनों आ जाए, तो दोनों आ जाए तो आप लोग ग्लूटस मैक्सिमस को प्रेफरेंस देंगे। ग्लूटस मैक्सिमस को फिर आप प्रेफरेंस देंगे, पहले नंबर पर आपकी निगाहें इसको ढूंढेंगी, ग्लूटस मैक्सिमस को ढूंढेंगी। जब ग्लूटस मैक्सिमस कहीं दिखाई नहीं देगा तब आप सार्टोरियस को ढूंढोगे, तब उसको ठीक कर कराओगे, ठीक है। मैम ये क्या है, ये भी आपकी जांग में ही है बेटा। तो ये दोनों मांसपेशियां आपकी जांग में ही होती हैं, दोनों मांसपेशियां आपकी थाइज में ही होती हैं। समझ में आ गई बात। तो ये दो मसल्स हैं जो आपकी फीमर हड्डी को ढके रहती हैं और दोनों को ही सबसे लंबी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो वो एग्जामिनर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसको ठीक मान रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये भी ऑप्शन में आ जाता है, ये भी तो मैक्सिमम टाइम जो हुआ है ग्लूटस मैक्सिमस को ही सही माना है। जब ग्लूटस मैक्सिमस ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो आपको सार्टोरियस करना ही करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आ जाओ आगे बात करते हैं। आपके शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, सबसे छोटी पेशी हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी पेशी है वो कौन सी होती है, ठीक है। आपने देखा शरीर की सबसे लंबी पेशी तो दोनों मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट मसल। आपके शरीर की जो स्मॉलेस्ट मसल है वो कौन सी है, तो सबसे छोटी पेशी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाती है आप लोगों की क्या प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ। सबसे छोटी हो जाती है स्टैपिडियस। स्टैपिडियस कहां होती है, स्टैपीज हड्डी के पास होती है, कान में। तो सबसे छोटी मसल होती है स्टैपिडियस, स्टैपिडियस, ठीक है। स्टैपिडियस कहां होती है मैम, तो ये जो स्टैपिडियस होती है, स्टैपिडियस ये आप लोगों के कहां होगी बेटा, तो आप बताते हो कि ये स्टैपिडियस जो होती है आप लोगों के कान में होती है। स्टैपिडियस मसल कहां होती है, आपके कान में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी हड्डी कहां होती है, मैंने कल बताया था सबसे छोटी हड्डी भी तुम्हारे कान में होती है, और उसी छोटी सी हड्डी को सपोर्ट कर रही होती है सबसे छोटी मसल जिसका नाम होता है स्टैपिडियस। तो ये सबसे छोटी हड्डी के पास ही रहती है सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है। हड्डी का काम क्या है ये बताओ, हड्डी का काम, मांसपेशी का काम क्या है, मांसपेशी का काम होता है हड्डी को प्रोटेक्ट करना। तो जहां सबसे बड़ी हड्डी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सबसे बड़ी मांसपेशी लगेगी, और जहां सबसे छोटी हड्डी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सबसे छोटी मांसपेशी लगेगी, है ना भाई। जितने तुम लंबे हो उतनी तुम्हें चादर लानी पड़ेगी ओढ़ने के लिए, है ना। अगर तुम छोटी चादर लाओगे तो उसमें तुम्हारे पैर नहीं ढकेंगे। तो जब तुम जितने लंबे हो उतनी लंबी तुम्हें चादर लानी है, तो मतलब जितनी लंबी हड्डी उतनी लंबी मांसपेशी होगी। तो जहां सबसे लंबी हड्डी वही सबसे लंबी मांसपेशी, जहां सबसे छोटी हड्डी वही सबसे छोटी मांसपेशी। क्लियर, समझ में आई बात। आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम आपके शरीर की जो सबसे कमजोर पेशी है वो भी यही हो जाती है, यही आपके शरीर की सबसे कमजोर पेशी हो जाती है। ये आपके शरीर की सबसे कमजोर पेशी भी है बेटा। इसी को आपके शरीर की वीकेस्ट बोन में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये वीकेस्ट बोन भी, सॉरी वीकेस्ट मसल भी है आपके शरीर की, बोन नहीं मसल, ठीक है। तो ये आपके शरीर की सबसे कमजोर पेशी भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि मैम हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। दूसरी स्लाइड में लिखूंगी, यहाँ जगह नहीं है ना। तो इतनी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ ली। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपके शरीर की सबसे मजबूत पेशी, भैया शरीर की सबसे मजबूत पेशी कहाँ होती है बताओ, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है आपके शरीर की सबसे मजबूत पेशी। पहला तो मेरा आप लोगों से सभी से एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। सारे बच्चे बताएंगे कि आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। रिंकी जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी विनय जी बिल्कुल, विनय जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैम पेशी क्यों नहीं लिखी, मैम आप पेशी को मांसपेशी क्यों नहीं लिखी, बेटा पेशी लिख लो या मांसपेशी लिख लो, क्योंकि हमने जो टॉपिक को नाम दिया है वो यही है पेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र शायद हम नहीं लिखते, हम पेशी तंत्र लिख देते हैं। तो मांसपेशी या पेशी एक ही बात है, मसल या आप लोगों की पेशी एक ही बात है बेटा। तो बस आप लोगों को समझना है कि या तो पेशी भी नहीं कहा जाता है और मांसपेशी भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये कॉमन सी टर्म है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारे जबड़े की ये वाली मैंडिबल, ठीक है। कई बात तुमने देखा है ऐसे स्लो मोशन में पिक्चर्स में दिखाते हैं, हीरो का घुसा आया से विलन के पास ऐसे करके विलन करता है। फिर तो ये वाली जो हड्डी होती है, कहते तो है तेरा एक मार के जबाड़ा तोड़ दूंगी। तुमने डायलॉग जरूर सुना होगा, लड़कियां कई बार जब लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियां कहती है तेरा ऐसा मारूंगी तेरा जबाड़ा तोड़ दूंगी। तो मतलब जबाड़ा तोड़ देने की कहानी तो तुमने सुनी है, बट ये सबसे मजबूत हड्डी आपके शरीर की मानी जाती है। तो इजीली जबाड़ा नहीं टूटने वाला, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है जबाड़े को तोड़ दे कोई भी लड़की। तो प्यारे बच्चों, जो आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी है, जिसका नाम क्या था, मैंडिबल। उसी हड्डी को प्रोटेक्ट करती है एक मांसपेशी, तो वो भी आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो आप लोग बताकर चलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि आपके शरीर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है वो कौन सी है। तो आपने बताया ये होती है मेसेस्टर। कौन सी, मेसेस्टर। तो मेसेस्टर जो मसल होती है, मेसेस्टर मसल जो होती है ये आपके जबड़े की मसल है प्यारे बच्चे। ये कहाँ पाई जाती है, आपके जबड़े में होती है। और आपके कौन से जबड़े में होती है, निचले जबड़े में। तो ये निचले जबड़े में पाई जाती है बेटा, ये निचले जबड़े में उपस्थित होती है, ये लोअर जो के अंदर उपस्थित होती है, और आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों में मानी जाती है ना। और सारे दिन जब हम खाते रहते हैं बेटा, हम सारे दिन जब चप 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 बक 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 करते रहते हैं, तो तब तो ये मसल्स काम करती रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी भी मानी जाती है, और जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी भी है मैंडिबल, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये आप लोगों के जो हड्डियों से मेन पॉइंट्स बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को पूछता है कि आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। आपकी जो मसल्स होती है ना वो एक यूनिट पर काम करती हैं। आपकी मसल्स जो होती हैं, आपकी मांसपेशियां, इनकी क्रियात्मक इकाई आपको पूछता है। तो ये प्रश्न आपको बनाए बेटा कई बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डालकर लिखना।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, पेशियों की क्रियात्मक इकाई, पेशी की क्रियात्मक इकाई, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को पेपर में कि आपकी जो पेशी है इनकी क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। आपको पेपर में आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो आपकी जो मसल होती है इनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मतलब आपकी मांसपेशियों में वो कौन सी इकाई है जिस पर सारी मांसपेशियां टिकी हैं, जिस पर सारी मांसपेशियां काम करती हैं। तो आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई होती है सार्कोमियर। क्या होती है प्यारे बच्चे, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर, तो सार्कोमियर आपकी मांसपेशियों की क्या होती है प्यारे बच्चे, क्रियात्मक इकाई होती है सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर। अच्छा, आपकी जो मांसपेशियां होती है ना, इनके अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है। आपकी जो मसल्स होती हैं इनके अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो आपको कभी भी पूछे कि पेशी तरल को किस नाम से जाना जाता है, पेशी तरल, यानी कि जो आपकी मसल्स होती हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर जो लिक्विड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपकी मांसपेशियों में एक लिक्विड भरा रहता है बेटा, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म कहाँ देखने को मिलता है, आपकी मांसपेशियों में भरा हुआ तरल होता है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हमारी मांसपेशियों में एक तरल भरा रहता है, इस तरल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे हमारी मांसपेशियों में एक तरल भरा रहता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म को ही आपकी कोशिकाओं का, आपकी मसल्स का साइटोप्लाज्म भी कह देते हैं। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि आपकी मांसपेशियों में एक तरल भरा रहता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को मतलब सार्कोमियर, मतलब आपकी मांसपेशियों की यूनिट है सार्कोमियर, और जब इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है तो उसी को कह देते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि आपकी मांसपेशियों में एक तरल होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म, और आपकी मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई होती है सार्कोमियर। ये प्रश्न आपको पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आपकी जो शरीर में मसल्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल। लास्ट टॉपिक, मतलब टाइप, इसके मसल्स के बारे में लास्ट पॉइंट बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स की। जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स होती हैं इनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो आपकी शरीर में जो पेशी है इनको कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो आपके शरीर के अंदर जो पेशी है प्यारे बच्चों, इनको हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं तो वही लिखेंगे। आपने पढ़ा इनका नाम 8वीं क्लास में, जब आप पढ़ते थे ना, 8वीं क्लास में जब आप अपना बैग टांग कर अपनी स्कूल की उस बेंच पर बैठते थे जाकर, वाह वाह क्या दिन थे वो, है ना। स्कूल के दिन सबसे बढ़िया थे बेटा। स्कूल के दिनों में हम सोचते थे कि कब इस स्कूल से निकलेंगे, कब हम कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज के दिनों में हम सोचते थे कब इस कॉलेज से निकलेंगे, कब हमारी शादी होगी। जब शादी हो गई तो फिर हम सोचते हैं अरे भैया कहाँ फंस गए। हम तो वही स्कूल की बेंच पर ही बढ़िया थे। वो स्कूल के दिन सबसे बढ़िया थे, बिना टेंशन के, बिना मस्त रहते थे। बस होमवर्क ही तो करना पड़ता था, उस होमवर्क का भी अपना ही मजा था। जो टीचर से डर लगता था उस डर का भी एक अपना ही मजा था। आज पता चलता है उस टाइम की कीमत, है ना। तो वो दिन लौट कर नहीं आएंगे, बट हाँ सबसे खूबसूरत दिन थे वो हमारे जीवन के। खासकर मुझे तो बहुत याद आती है अपने उस पूरे क्लासरूम की, जिसमें हम बहुत सारे एक साथ खाना खाते थे, बच्चे लंच होता था, सारी हम फ्रेंड्स एक साथ खाना खाते थे और बहुत मस्ती करते थे, और डर भी था टीचर को देखकर। और स्कूल में जब 26 जनवरी 15 अगस्त बन रहे होते थे तो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, बड़ा मजा आता था, है ना। तो अब आप लोगों को जब आप लोग 8वीं क्लास में थे तो एक चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा रेखी और अरेखी पेशी के बारे में। रेखी पेशी, अरेखी पेशी, तो यही होती है आप लोगों की मसल्स के प्रकार। तो मसल्स होती है भाई 3 तरीके की। कौन कौन सी, एक होती है रेखी पेशी, रेखी पेशी प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं आप लोगों की स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल इसको कह देते हैं, स्ट्रिएटेड मसल। मैम इसका और भी बहुत सारे नाम है, हाँ जी इनके और भी बहुत सारे नाम है। रेखी पेशी को आप लोग ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हो। तो रेखी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी, ठीक है। रेखी पेशी का ही नाम होता है ऐच्छिक पेशी, और बच्चा इंग्लिश में कहते हैं वोलेंट्री, वोलेंट्री मसल भी आप इन्हीं को कहते हो, ठीक है। और मैम दूसरा इसी का नाम होता है कंकाल पेशी, इसी को कहते हैं हम लोग कंकाल पेशी भी, इसी को कहा जाता है स्केलेटल मसल। तो ये ना कुछ भी पूछ सकता है आपको पेपर में, इसी को कहते हैं स्केलेटल मसल। तो आपको पेपर में इनके नाम पूछता है। आपको देखो प्रश्न कैसे आता है, आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैं टेलीग्राम पर मैसेज नहीं कर पाती बेटा। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर पाओगे जब आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ोगे। तो जब आप अपनी क्लास देखते हो यकीन बैच के अंदर, तो आपको ऊपर ना टेलीग्राम का एक हेडिंग दिख रही होगी, उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम में जुड़ोगे फिर बेटा, फिर आप मैसेज कर पाओगे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है रात को 2 घंटे के लिए खुलता है, सिर्फ 8 से 10 के लिए खुलता है वो, ठीक है। 12th में भी पढ़ी हाँ 12th में भी बिल्कुल पढ़ी होगी, जिनके पास साइंस रही होगी तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ा होगा। लेकिन जिनके पास साइंस नहीं थी 12th में, कॉमनली जब आप 8th क्लास तक पढ़ते थे तो साइंस के चैप्टर में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो आप लोगों ने बताया, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेखी पेशियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेखी पेशियों को कहते हैं ऐच्छिक पेशी, वोलेंट्री मसल, और इन्हीं को कहा जाता है कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटल मसल, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब मैम दूसरी होती है आप लोगों की अरेखी पेशी। दूसरी होती है प्यारे बच्चे अरेखी पेशी। दूसरा जो मसल का टाइप है वो होता है अरेखी पेशी। इनको कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल, इनको कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल। यानी कि इनका भी एक और नाम है क्या, हाँ जी, इनको हम लोग एक तो अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं हम लोग अनैच्छिक। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है भैया, अपनी इच्छा करती है, ये अपनी अपनी चलाती है ये। तो ये है अनैच्छिक पेशी, यानी कि इनवॉलेंट्री, इनको कह देते हैं इनवॉलेंट्री मसल, इनको कह देते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। अब इनका भी एक और नाम है, इनको हम लोग चिकनी पेशी भी बोलते हैं बेटा। इनको आप लोग चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हो, चिकनी पेशी। तो देखो कितने सारे नाम है। इनको आप लोग स्मूथ मसल भी बोलते हो, स्मूथ मसल, है ना। तो कुछ भी नाम आपको पेपर में आ सकता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि हमारी पेशियां जो होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं, रेखी, अरेखी, और तीसरी हो जाती है हृदय पेशी। तीसरी हो जाती है हृदय पेशी, जिनको आप केवल एक ही नाम से जानते हो, इनको कहते हो कार्डिक मसल। इनको आप लोग कहते हो कार्डिक मसल। हृदय जिन पेशी से मिलकर बना है वो होती है आपकी कार्डिक मसल। लेकिन आपको नाम जो याद करने हैं वो यहाँ करने हैं। रेखी पेशी को एक तो आप ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हो, और दूसरा इन्हीं को आप कंकाल पेशी के नाम से भी जानते हो। मैम जी अरेखी को एक तो आप अनैच्छिक के नाम से जानते हो, और दूसरा चिकनी पेशी के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर ये सारे नाम आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो कि कौन सा किसका नाम है ना। अच्छा मैम ये रेखी पेशी क्यों कही जाती है, ये रेखी पेशी क्यों कही जाती है बेटा। जब आप इनको माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे, जब आप मान लो ये मेरे हाथ है, यहाँ से तुमने एक छोटा सा मांस का पीस निकाल लिया मेरे हाथ से,
अब तुमने उसको रख दिया माइक्रोस्कोप में ले जाकर। अब माइक्रोस्कोप में जब तुम मेरे इस हाथ के छोटे से पीस को रखोगे ना, हाथ का जो मांस है उसको माइक्रोस्कोप में रखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे इसमें पतली पतली नन्ही नन्ही लाइनिंग नजर आएंगी। कैसी लाइनिंग नजर आएंगी? तो अब देखो ऐसी नन्ही नन्ही लाइनिंग नजर आएंगी, ऐसे ऐसे ये। तो जब तुम मेरे हाथ की मांसपेशियों से कोई छोटा सा मांस निकालकर इसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर ऐसी ऐसी क्या नजर आएंगी प्यारे बच्चे? लाइनिंग लाइनिंग सी नजर आएंगी, लाइनिंग लाइनिंग सी तुम्हें नजर आएंगी। तो मैम हमें दिख रहा है, हमें यहाँ छोटी छोटी नन्ही नन्ही रेखाएं नजर आ रही हैं, ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही रेखाएं, इसीलिए इनका नाम हो जाता है रेखी पेशी। क्योंकि इनके पास क्या होता है प्यारे बच्चे? छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, इनमें छोटी छोटी रेखाएं आपको नजर आती है ना। अब इनको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, इसलिए ऐच्छिक कहते हैं क्योंकि तुम्हारी इच्छा से काम करती है ये। मैम हमारी इच्छा से कैसे? जैसे ये कहाँ होती है, आपको प्रश्न आएगा तो आप कहना रेखी पेशी आप लोगों के हाथ और पैर में होती है। कहाँ होती है? हाथ और पैर। हाथ और पैर को लिम्स बोलते हैं, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ ली इस बात को। तो ये कहाँ होती है? हाथ और पैर में होती है बेटा। तो रेखी पेशी आपके शरीर में कहाँ पाई जाती है? हाथ और पैर में होती है, याद रखोगे आपके लिम्स में होती है। अब आप अपने हाथ और पैर को अपनी इच्छा से काम करवा सकते हो। जैसे मैंने इस हाथ से कहा चल भाई हाथ घूम जा, तो लो घूम गया। मैंने कहा चल भाई हाथ ऊपर उठ ले, ले ऊपर उठ गया। मैंने कहा नीचे आ जा, बहुत ऊंचा चला गया, नीचे आ जा, नीचे आ गया। इस वाले हाथ को चल ताली मार, लो ताली मार दी। चल तुझे इसने ताली मारी ना, तू भी से ताली मार, ले ताली मार दी। हमने कहा अपनी उंगलियों से रुक जाओ, फोल्ड हो जाओ, उंगलियां फोल्ड हो गई। हमने कहा खुल जाओ, खुल गई, फोल्ड खुलो, ऐसे ऐसे हम अपने हाथों से ऐच्छिक क्रियाएं कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे ही अपने पैरों के साथ भी कर सकते हो, अपने पैरों को लेकर घुमाओ, है ना, अपने पैरों को दोनों को जोड़ो, नमस्कार करो, कुछ भी करो, है ना। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटे, स्कोप मतलब देखना। ऐसा उपकरण जो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज होता है, जैसे जीवाणु, ऐसे बेटा वायरस, इन सबको। तो आपको रेखी पेशी को भी देखने के लिए इनकी जो लाइनिंग है इतनी महीन है कि माइक्रोस्कोप में दिखेंगी। तो आप अपने हाथ पैरों से अच्छी क्रियाएं कर सकते हो। अब बात आती है मैम अरेखी पेशियों की। अब बात आती है अरेखी की। मैम इनको अरेखी क्यों कहते हैं या इनको अनिच्छिक क्यों कहते हैं? भाई अरेखी की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको अरेखी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्हें तुम माइक्रोस्कोप में रखोगे, है ना, जब इन्हें तुम माइक्रोस्कोप में रखोगे तो एकदम स्मूथ तुम्हें नजर आएंगी, एकदम चिकनी होगी, इनमें कोई लाइनिंग तुम्हें नजर नहीं आएगी, एकदम ऐसी होगी, एकदम चिकनी, इनमें तुम्हें कोई लाइनिंग नजर नहीं आएगी, कोई रेखाएं, कोई महीन रेखाएं इनमें तुम्हें नजर नहीं आएंगी। ये हो जाती है आपकी अरेखी पेशी, ये हो जाती है आप लोगों की अरेखी पेशी। तो मैम ये जो अरेखी पेशी है इनको आप लोग क्या कहते हो? इनमें कोई लाइन नहीं है, एकदम स्मूथ है, इसलिए इनको हम चिकनी पेशी कह देते हैं। देखो एकदम स्मूथ है। मैम इनको अनिच्छिक क्यों कहते हैं? इनको अनिच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। आपके शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन है, उनमें पाई जाती हैं ये। आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि भाई आपका लीवर हो गया, है ना। अगर मैं आज अपने लीवर से कहूं कि आज मैं भर भर कर घी पीऊंगी, बेटा बस तू परेशान मत होना, तू बाइल जूस अच्छे से बनाता रहना। तो तुम भर भर के शराब पीता है कोई बंदा, अगर वो कहे कि आज मैं भर भर के शराब पीऊंगा आज से, पर मेरा लीवर, तू खराब मत होना कभी भी, तो क्या लीवर उसकी बात सुनेगा? भाई जब भर भर कर शराब पियोगे तो लीवर तो खराब होगा ही, है ना। तो लीवर नहीं सुनता किसी की, अपनी अपनी चलाएगा। अगर लीवर तुम्हारी सुनता तो किसी को हेपेटाइटिस नहीं होता, किसी को पीलिया नहीं होता, किसी के लीवर में पथरी नहीं होती। अगर तुम अपने लीवर से बातचीत करके रखोगे, उसको समझा कर रखोगे, आपकी बात सुनता है क्या लीवर? तुम कहोगे नहीं मैम, लीवर इंटरनल ऑर्गन है ना, तो भाई नहीं सुनेगा, खराब होगा ही होगा जब आप शराब पियोगे। इसलिए शराब का सेवन हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, आपके लीवर के लिए, स्वास्थ्य का, आपके लीवर के लिए शराब का सेवन हानिकारक है, याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं आपके लंग्स। भाई अब कोरोना हुआ था, कोरोना ने जिसने अपने फेफड़ों से बातचीत कर रखी थी कि मेरे फेफड़ों खराब मत हो जाना, चाहे तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस क्यों ना जाए, तो उनके फेफड़ों ने उनकी बात सुनी क्या? फेफड़ों ने तो अपनी चलाई। अगर कोरोना वायरस फेफड़ों में गया तो फेफड़े खराब हुए, तो फेफड़े तुम्हारी नहीं सुनते, फेफड़े किसी की नहीं सुनते, अपनी करेंगे। आपकी किडनी जो है, किडनी जो होती है अपनी सुनती है। तो आपके इंटरनल ऑर्गन अपने आप फंक्शनिंग कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए ये आपके आंतरिक अंगों को बनाने का काम करती है, इसीलिए आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। डीएनए भी पढ़ाओगी? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। और लास्ट में आ जाती है आपकी अरेखी पेशी, हृदय है, आपके दिल। भैया दिल की तो बात ही अलग है, दिल तो पागल है और दिल दीवाना है। तो दिल पागल भी है और दीवाना भी है। कैसे है? अगर आप दिल की बात करते हो तो दिल तो भैया किसी के कंट्रोल में आज तक आया ही नहीं, आपने पढ़ ही लिया है। तो जब आप आपकी हृदय पेशी की बात करते हैं तो आप लोगों की जो हृदय पेशी होती है, कार्डिक मसल, इनके साथ एक पंगा है। दिल के साथ तो हमेशा पंगा रहता ही है, तो कार्डिक मसल्स के साथ भी एक पंगा है। मैम पंगा क्या है? पंगा ये है कि जब तुम अपने दिल की संरचना को देखते हो, जब तुम अपने दिल की संरचना को देखोगे, दिल का स्ट्रक्चर देखोगे, तो दिल जिस संरचना, जिस पेशी से बना है, तो आपको नजर आएगा दिल की जो मांस है, दिल की जो छोटा सा मांस है, उसको उठाकर माइक्रोस्कोप में रखोगे तो उस पर भी छोटी छोटी लाइनिंग तुम्हें नजर आएंगी, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब ये रहा कि आपका दिल भी आपकी कैसी पेशियों से मिलकर बना है? ऐच्छिक पेशी, आपकी जो रेखी पेशी है उनसे मिलकर बना है। तो दिल की जो संरचना होती है ये कौन सी पेशियों से मिलकर बनी है? आप कहोगे रेखी पेशी से। आपका जो दिल है, आपका जो दिल है उसकी संरचना रेखी पेशी से बनी है। आपके दिल में स्ट्रिएटेड मसल देखने को मिलती है बेटा, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल होती है आपके दिल के अंदर। लेकिन जब आप अपने दिल की कार्य प्रणाली की बात करते हो, जब आप अपने दिल के फंक्शन की बात करते हो, तो क्या आपका दिल आपकी सुनता है? ये बता दो, किस किस का दिल तुम्हारी बात सुनता है? अगर हम बात करें कि भैया जो दिल है, अगर दिल तुम्हारे समझाने से समझ जाता तो भैया दिल तो पागल है और दिल दीवाना ना होता, फिर है ना। फिर दिल क्या होता प्यारे बच्चे? फिर तो दिल समझदार होता। तो दिल जो है तुम्हारी कभी नहीं सुनता। दिल जो है अगर किसी की सुनता तो किसी को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक क्यों आता है? किसी की सुनता ही नहीं है। जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाओगे तो दिल तो भैया सुनेगा नहीं, दिल तो फूटेगा ही फूटेगा फिर, और हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा। तो दिल अपनी चलाता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, तुम्हारी नहीं सुनेगा। इसलिए दिल का जो कार्य है वो किसके समान है? वो अनैच्छिक पेशी के समान है। दिल का कार्य कौन सी पेशी के समान होता है? अनैच्छिक के समान, इनवॉलेंट्री के समान। तो जो तुम्हारा दिल है ये इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है, इसीलिए जो आपका दिल होता है इसको आपने अलग रखा है कार्डिक मसल में। दिल के साथ दोनों पंगा है। दिल को कहां रखें? दिल को यहां रखें, इस पे रेखी पेशी में रखें, या दिल को यहां रखें? तो दिल तो दोनों की तरह काम कर रहा है, इसीलिए दिल को ना तो रेखी में रखा ना रेखी में रखा, दिल को आपने अलग एक पेशी तंत्र में रखा है जिसका नाम होता है हृदय पेशी। तो दिल को बनाने वाली मांसपेशियां जो होती हैं ये हृदय पेशी के नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि दिल में दोनों तरीके की मसल्स आपको दिखती हैं, ठीक है। दिल जो होता है वो आप लोगों का बना हुआ तो रेखी पेशियों से है, लेकिन उसका कार्य जो है वो अनैच्छिक पेशियों के समान है। वो अपनी इच्छा से काम करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे करके चीजें थी, आपका टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम नए टॉपिक की तरफ मिलेंगे, तो प्यारे बच्चे, है ना, क्लियर? मैम जी आप तो बहुत हार्ड नेम बताती हैं,
हार्ड नेम भैया मैंने थोड़ी बनाए हैं ये नाम, ये तो जो आपको पढ़ने हैं वही नाम है ये तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ोगे तो ईजी लगने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।